बच्चों ये है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मनुष्य का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मुंह से आरंभ होकर के गुदा तक होता है। ये पूरा जो सिस्टम होता है इसको आहार नाल कहा जाता है। तो इसमें प्रमुख पार्ट आते हैं मुंह में पाचन, आहार नाल में आमाशय में पाचन, उसके बाद छोटी आंत में पाचन, बड़ी आंत में पाचन। ये इसके प्रमुख भाग हैं जहाँ पर पाचन के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो दांत होते हैं, दांतों के द्वारा जो भोजन होता है उसको बारीक काटा जाता है, फिर जो लार होती है उसमें मिलती है और तो जिससे भोजन कैसा हो जाता है, गुदगुदा हो जाता है, यानी कि स्लीपी हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिससे वो आसानी से नीचे की ओर आ सकता है। तो लार में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम जो लार में होता है वो प्रमुख होता है टाइलिन, जिसका कार्य क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका कार्य होता है जटिल शर्करा को सरल शर्करा में तोड़ने का, भोजन की जटिल शर्करा को सरल शर्करा में तोड़ने का, यानी कि जो मंड होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का। ठीक है, मंड यानी कि हम कह सकते हैं मंड को, यानी कि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं सरल शर्करा को जटिल शर्करा में तोड़ने का, या हम कह सकते हैं मंड को माल्टोज में तोड़ने का। दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है लाइसोजाइम, जो क्या करता है भोजन में आए हुए जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद हम जब भोजन होता है वो इस जो ये नली दिख रही है इस नली से, यानी कि जिसको ग्रास नली भी कहते हैं, ओसोफेगस भी कहा जाता है, तो यहाँ से भोजन क्रमाकुंचन गति के द्वारा धीरे धीरे आमाशय की तरफ बढ़ता है। और ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये ऐसे सेब के आम के आकार का, तो ये होता है आमाशय यानी कि स्टमक ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसमें जो है भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है। यह फूल भी सकता है कैपेसिटी के हिसाब से, जब हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो ये और बड़ा भी हो जाता है। तो यहाँ पर पाचन की सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो क्रियाएं होती हैं उसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियाँ होती हैं, यानी कि जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। तो उनसे ये जो भित्ति है इनसे जो होता है जठर रस स्रावित होता है। एक लिक्विड होता है जठर रस, जिसको गैस्ट्रिक जूसेस कहा जाता है, वो स्रावित होता है। तो जिसमें 99% तक भी जल होता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। फिर इसमें दूसरा एक एंजाइम होता है प्रोटीन का पाचन करने वाला, जिसको पेप्सिन कहते हैं। और तीसरा इसमें कभी कभार रेनिन भी होता है। लेकिन रेनिन एंजाइम जो होता है बच्चों, वो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो रेनिन एंजाइम होता है ये छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होता है उसमें होता है, क्योंकि वो सिर्फ दूध पीते हैं और उनका दूध का पाचन करने के लिए रेनिन एंजाइम होता है। इसके बाद इसमें जो होता है एक लिक्विड होता है, श्लेष्म भी उसको कहा जाता है, जो क्या करता है HCl, चूँकि हमें पता है वो एसिड होता है, तो उस एसिड से आमाशय की दीवारों की रक्षा करने का कार्य करता है ताकि ये बर्न ना हो। अब आते हैं हम HCl जो है, ये एसिड है, इसका क्या कार्य होता है। इसमें हमारे पेट के अंदर एसिड है, ठीक है। तो एसिड का कार्य क्या होता है, पहला कार्य है कि जो भोजन आता है ऊपर से, ठीक है, उस भोजन को एसिडिक बना देता है, यानी कि अम्लीय बना देता है। अगर वो भोजन यहाँ पर पड़ा रहेगा बहुत लंबे समय तक तो वो सड़ जाएगा। सड़ने के बाद हमें दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, तो उसको सड़ने नहीं देता, लंबे समय तक उसको जो है प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है इसमें, जो मैंने आपको बताई थी, वो होती है आपकी पेप्सिन। तो वो क्या करती है, प्रोटीन का पाचन करती है। जो प्रोटीन यहाँ पर हम भोजन जो खाते हैं उससे जो भी प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। HCl के और कार्य भी होते हैं, जैसे HCl निष्क्रिय प्रोटीन को एक्टिव करने का काम करता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम तो पड़ा रहता है लेकिन वो निष्क्रिय होता है, उसको रिएक्शन के द्वारा एक्टिव कर देता है। भोजन के साथ जो हार्ड चीज़ें आती हैं उनको डाइजेस्ट करने का भी काम करता है। इसके अलावा जो भोजन यहाँ पर पहुँचा है उस भोजन में जो ऐसे कुछ पदार्थ हैं, ऐसे कुछ तत्व हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया आदि हो सकते हैं, तो उनको भी नष्ट करने का कार्य ये HCl करता है। तो 3 कार्य HCl के हो गए।
यहाँ पर ये एक आकृति अलग से ट्रायंगल जैसी दिख रही है आपको, ये वाली, ये हमारा लीवर है यानी कि यकृत है। यकृत का भी डाइजेशन में बड़ा महत्व होता है, वो हम आगे समझते हैं। यहाँ से जो भोजन आया, अब उस भोजन को छोटी आंत में प्रवेश करना है। ये छोटी आंत, छोटी आंत जो होती है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये बहुत लंबा होता है, 6.5 मीटर तक मनुष्य में ये पाया जाता है। और बहुत से जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें ये बहुत छोटा होता है। मांसाहारी जंतुओं में इतने लंबे आहार नाल की ज़रूरत नहीं होती है उनका, लेकिन अगर ये है तो क्योंकि ये लंबे समय तक भोजन का पाचन इसके अंदर होता रहता है, इसके अंदर भोजन उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर काम होते हैं। अब उसके बाद ये भोजन जब हमारा कहाँ पर पहुँच जाता है, छोटी आंत में पहुँचता है। तो छोटी आंच में जो भोजन आमाशय से आएगा वो अम्लीय होगा। पहला कार्य होता है कि जो अम्लीय भोजन है उसको क्या बनाना, उसको क्षारीय बनाना। तो वो एक रस प्राप्त करता है उस रस से, ठीक है, उस रस के द्वारा, जो कि कहाँ होता है, जिसको पित्त रस कहते हैं, यानी कि पित्ताशय। यहाँ पर हमारा ये गॉल ब्लैडर, इधर पित्ताशय होता है। तो पित्ताशय से इसमें एक रस प्राप्त होता है जिसको पित्त रस कहा जाता है। वो क्या करता है, इस अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। अब यहाँ पर जो भोजन आया वो क्षारीय है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का पाचन इस हिस्से में होना है, तो हम ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो पित्त रस होता है वो क्या करता है, जो वसा होती है वो बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में इसमें होती है। तो वसा का क्या करता है, वो उसको तोड़ देता है, उसका इमल्सीकरण कर देता है। ठीक है, और वो जो है उसके छोटे छोटे पार्टों में उसको तोड़ देता है। यानी कि हम ये कहते हैं कि भोजन का इमल्सीकरण करता है, जिससे वसा जो होती है छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है। इसके बाद और इस प्रकार का जो भोजन होता है उसकी अम्लता भी समाप्त हो चुकी होती है। अब यहाँ पर अग्न्याशय है आपका, ये जो लंबा दिख रहा है इसको अग्न्याशय कहते हैं, यानी कि पेनक्रियास कहते हैं। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रसों का श्रवण मिलता है, यहाँ से दिख रहा होगा ये जो अग्न्याशयी रसों का, यहाँ से ये अग्न्याशय है, अग्न्याशयी रस यहाँ पर स्रवित होते हैं। अग्न्याशयी रसों के श्रवण से ही इसमें सारी प्रोसेस चलती है। तो अग्न्याशयी रस जो होता है, अग्न्याशयी रस में 96% तो जल होता है, लेकिन इसके बाद इसमें जो होते हैं कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन। पहला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय में कौन कर रहा था प्रोटीन का पाचन, यहाँ पर पेप्सिन कर रहा था। तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करने के लिए जो व्यवस्था है वो ट्रिप्सिन एंजाइम के रूप में है। तो प्रोटीन का पाचन एंजाइम कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा होता है लाइपेज एंजाइम स्रवित होता है। तो लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, वसा का पाचन करता है। जो फैट होती है उसका पाचन करने का कार्य कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। तो बच्चों इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो होता है लाइपेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है, वसा का पाचन करता है। इसी तरह से अब ये पाचन हो गया मान लेते हैं, ठीक है। पाचन होने के बाद अब अभी भी ये जो भोजन है इसके अंदर हमारी जो सेल होती हैं उनके काम का नहीं है, तो इसको और अधिक सरल बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सरल बनाने की प्रोसेस होती है वो यहाँ से जो आंत है, आंत की दीवारों से एक रस स्रवित होता है जिसको आंत्र रस कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, आंत्र रस कहते हैं। तो अब यहाँ पर पाचन हो गया इन चीज़ों का। इसके बाद और भी जो होता है, आंत्र जो होती है हमारी ये इंटेस्टाइन, इसकी दीवारों से भी एक रस निकलता है जिसको आंत्र रस कहते हैं। तो आंत्र रस इसको जो है और इजी बना देता है ताकि हमारी जो सेल्स हैं उसको आसानी से ग्रहण कर सकें। तो वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, वसा को वसी अम्ल या ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। उसके बाद जो आमाशय की दीवार, जो छोटी आंत की दीवार हैं, इनमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिनको हम रोम भी कह सकते हैं या दीर्घ रोम भी इनको कहा जाता है। तो दीर्घ रोम कहा जाता है तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है छोटी आंत की दीवारों में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से जो भी चीज़ अभी ये चेंज हुई थी जैसे एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा, उसको जो है अवशोषित करता है।
और अवशोषित करके हमारे पूरे बॉडी में शरीर के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाने का कार्य बहुत आसानी से करता है। तो अब यहाँ पर भी पाचन हो गया। उसके बाद जो शेष बचा पदार्थ वो क्या होता है, इस बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। और बड़ी आंत काफ़ी बड़ी होती है, तो बड़ी आंत में क्या होता है कि यहाँ भी छोटे छोटे से छिद्र बने रहते हैं, ठीक है, प्रवर्ध बने रहते हैं, जिसको दीर्घ रोम भी कहा जाता है। तो इनसे जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। तो जल के अवशोषण से क्या होता है, अब जल का अवशोषण हो गया, वापस बॉडी में चला गया, लेकिन जो शेष जो पदार्थ होता है वह गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये यहाँ पर ये एनस है। अब इसमें जो होता है कि यहाँ पर यहाँ तक की ये पूरी प्रोसेस आपकी हो गई है, ठीक है। ये कृमिरूप परिशेषिका होती है, यहाँ पर जो छोटी सी दिख रही है ये, इसका कार्य क्या होता है कि ये पहले से जो शाकाहारी जंतु होते हैं तो उनमें तो ये एक्टिव होती है, हमारे शरीर में ये एक्टिव नहीं होती है, क्योंकि हम लोग घास नहीं खाते ना, सेलुलोज का पाचन करने के लिए होती है। तो धीरे धीरे हमारी ये खाली अवशेषीय अंग के रूप में यहाँ पर रहती है, ठीक है। ये तो ये यहाँ पहुँच गए, ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका पाचन का सिस्टम है। तो आप लोगों की समझ में आया होगा। इसके बाद जो अन्य सिस्टम है हमारे शरीर के, उनको मैं आगे की वीडियो में इसी तरह से आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।